नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। देवभूमि में स्वागत है आपका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के सांसदों के साथ की बैठक। सांसदों के साथ आपदा के हालात को लेकर ये चर्चा हुई है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल हुए। तो आपदा के हालात को लेकर चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के सांसदों के साथ बैठक की। सांसदों के साथ आपदा के हालात को लेकर चर्चा की। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल हुए। तो उत्तराखंड के सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वक्त जो उत्तराखंड में आपदा की वजह से नुकसान हुआ है, जिस तरीके के हालात हैं, उस स्थिति के बारे में जानकारी के लिए चर्चा हुई और क्या कुछ स्थिति सुधारने के लिए हो सकता है और उन लोगों को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे जो लोग फंसे हुए हैं आपदा के बीच में उनको सुरक्षित निकाला जा सकता है। इन तमाम बातों को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल हुए। तो उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से आई आपदा के बारे में यह बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सांसदों से चर्चा की आपदा के हालातों को लेकर। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर ग्राउंड जीरो पर ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम त्रिवेंद्र रावत। जोशीमठ में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम त्रिवेंद्र। सीएम ने तपोवन पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। सीएम ने अधिकारियों से मौजूदा हालात की जानकारी ली। तो बता दें आपको, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत आज ग्राउंड जीरो पर ही विश्राम करेंगे। आज रात वहीं रुकेंगे। जोशीमठ में ही रात्रि विश्राम करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत। सीएम ने तपोवन पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। तपोवन वही जगह है जहां पर ग्लेशियर टूटने से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जहां पर जो घटना स्थल है वहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जायजा लेने के लिए कल पहुंचे थे और आज रात वहीं विश्राम करेंगे, वहीं रुकेंगे। घटनास्थल का जायजा भी आज भी अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने लिया। मौजूदा हालात की जानकारी ली। ये तस्वीरें उसी वक्त की। तो वहीं हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव ने खास बातचीत की। देखिए खास रिपोर्ट। 40 लोग अगर वो अंदर फंसे हैं, 197 लोग की कुल सूची दी गई है, तो बाकी लोगों को तलाशने के लिए किस तरह से कोशिश की जा रही है? देखिए, जो उनका रिकॉर्ड कंपनी के पास है उसके आधार पर ही वही हमारे पास ऑथेंटिक चीज है, उसी लिस्ट के आधार पर उनको खोजने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी रात आप यहाँ पर प्रवास करेंगे, किस तरह से आगे का जो है? अभी मैं अपने अधिकारियों से बातचीत करके और हालात का जायजा लूंगा कि आगे इसमें और क्या किया जा सकता है। बिल्कुल, तो ये थे उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि एनटीपीसी के और इसी गंगा प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उन
का ऐलान किया गया है। राहत कार्यों के तहत इस फंड का प्रयोग किया जाएगा। तो जिस तरह के हालात हैं उसको देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने राहत फंड का ऐलान कर दिया है। फहीम तन्हा रेजिडेंट एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं देहरादून से। फहीम, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत एक तो आज की रात जोशीमठ में गुजारने वाले हैं, जहां पर जो दुर्घटना स्थल है वहां पर वो मौजूद हैं, खुद वहां पर नजर बनाए रखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि फिलहाल स्थिति को देखते हुए उन्होंने एसडीआरएफ के लिए 20 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, देखिए पैसा जारी हो रहा है और ये बड़ी फैसला है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का, क्योंकि इस आपदा से बचाव राहत कार्य में, रेस्क्यू ऑपरेशंस में और इसमें काफी पैसा खर्च होना है। तो जो एक जनरल बजट है उससे कहीं अधिक की जरूरत है। लिहाजा ये बात सीएम के सामने आई, संज्ञान में आई। सीएम ने उसको तत्काल रूप से 20 करोड़ रुपया जारी कर दिया है इसके लिए, ताकि जो खर्च है, जो जरूरी खर्चे, चाहे वो इक्विपमेंट से संबंधित है, इस ऑपरेशन को संचालन में दूसरे और खर्चे होंगे, उसमें कहीं भी बजट की कोई कमी नहीं आए। और सीएम ने ये कहा है कि इससे अधिक भी बजट की जरूरत होगी, तत्काल वो पैसा भी दिया जाएगा। तो ये एक तरीके से संजीदगी दर्शाता है सरकार की कि ना तो पैसे के स्तर पर, ना ही संसाधनों के स्तर पर किसी तरीके से कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी, क्योंकि सरकार का एक लक्ष्य है, सीधे तौर पर ध्येय है इस समय कि जितनी ज्यादा से ज्यादा जानें सुरक्षित बचा ली जाए, जिंदगियां बचा ली जाए, वो सबसे अहम है। और इसी की तरफ, इसी को ध्यान में रखते हुए तमाम ऑपरेशन अंजाम दिए जा रहे हैं। जितनी बड़ी टीमें, चाहे वो आईटीबीपी की है, एनडीआरएफ की है, एसडीआरएफ की है, पुलिस फोर्स है, फायर सर्विसेज हैं, आर्मी की सर्विस है, आर्मी जवान है, वो तमाम जिस तरीके से डिप्लॉयड किए गए हैं, वो सारे रेस्क्यू में लगे हुए हैं। वो सबका ध्येय यही लेकर के है कि किसी तरीके से ज्यादा लोग निकाल लिए जाएं और जीवित निकाल लिए जाएं, और ताकि ये जनहानि कम से कम हो। ठीक, फहीम, नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने ये फंड जारी किया है, जिससे कि राहत बचाव के कार्य में अगर किसी भी तरह की कोई बाधा मशीनों को लेकर या किसी भी तरह की कोई बाधा खर्च को लेकर आती है तो उसके लिए ये फंड जारी किया है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार सिंह भी ग्राउंड जीरो पर उतरकर राहत बचाव कार्यों की जानकारी ले रहे हैं। डीजीपी अशोक सिंह से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार सिंह जी। सर, 36 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। क्या लगता है अभी तक कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा और क्या कुछ अभी उम्मीदें हैं लोगों के बचे होने की? देखिए, ये करीब 35 के करीब आदमी हैं टनल में, और हो सकता है सभी सेफ हों, हो सकता है पार्शली सेफ हों, पार्शली जो मलबे में दब गए हों। जो भी लोग मलबे में शुरुआती दौर में नहीं दबे होंगे वो पक्का बचे होंगे, ये पक्की बात है, क्योंकि टनल बहुत लंबी है, ऑक्सीजन की कमी है नहीं, और अभी तो पहला दिन, एक ही दिन हुआ है, तो कोई, मुझे लगता है आदमी का इतना तो सर्वाइव कर सकता है। तो सिर्फ ये है कि जल्दी से खोल जाए। आज रात की संभावना भी है, कल तो जरूर मुझे उम्मीद है, क्योंकि 180 मीटर के बाद बैंड है इसमें, टनल में 4 गेट हैं अंदर जो अंदर एंट्री करते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, जो बैंड आएगा उसके बाद में मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा मलबा नहीं गया होगा, क्योंकि एक साइड में जा रहा तो दूसरी साइड उसके बैंड 90 डिग्री का बैंड है, तो मुश्किल होगा, कम डिस्टेंस होगा, तो फिर हमारी टीमें जल्दी से पहुंच सकेंगी। सर, सबसे बड़ा सवाल है कि 203 लोगों की शायद लिस्ट है जो मिसिंग है। 203 में से अब 197 रह गए। 197 लोग, 6 लोगों ने रिपोर्ट बैक कर दिया है। अगर 35 से 40 लोग यहाँ पर हैं तो क्या बाकी लोगों को सुराग लग पाया है कि बाकी लोग? 20 तो डेड बॉडीज मिल गई हैं, बाकी कहीं मलबे में हो सकती हैं, कहीं नदी में बह गई हो सकती हैं। 20 डेड बॉडीज मिल गई, तो अभी उनकी भी तलाश जारी है? बिल्कुल तलाश जारी है। सर, बाकी कुछ गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क टूटा हुआ था, 12-13 गांव थे जो संपर्क टूटा, उनके लिए किस तरीके से? 13 गाँव का संपर्क टूटा है, जो पुल जो टूट गया है, और वो वहाँ पे हमने राहत सामग्री पहुँचा दी है। सभी आईटीबीपी से लेकर के सेना के जवान तक सभी लोग एक कोऑर्डिनेशन के साथ यहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, एक बड़ी आपदा है, सब मिलकर के साथ दिया है, कब तक ये स्थिति को आप लोग सामान्य कर लेंगे? मुझे लग रहा है कल तक ये यहाँ का रेस्क्यू ऑपरेशन क्लोज हो जाना चाहिए, फिर सर्च ऑपरेशन तो और 2-3 दिन चलेंगे, और ब्रिज बनने में जो ऊपर के गांव है तो 1 महीना भी लग सकता है, तो वो इतना काम हो रहा है। कुछ जानमाल के नुकसान का कुछ आकलन हुआ है? भाई मैक्सिमम तो 197 है जी। अब उनमें से कितने बच्चे निकलेंगे वो बात है। बिल्कुल, थैंक यू। तो बिल्कुल ये थे डीजीपी अशोक कुमार सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 197 लोग अभी भी मिसिंग हैं, और इस टनल की अगर बात करें तो 35 से 40 लोग ऐसे हैं जिनकी अभी इस टनल में फंसे होने की संभावना है, और डीजीपी का अभी विश्वास है कि अभी उन लोगों के जीवित होने की संभावना, क्योंकि टनल काफ़ी लंबी है, और ऐसे में जो टनल में कर्व है, अगर वो कर्व में
लोग फंसे होंगे तो संभवतः कल तक उन्हें रेस्क्यू किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के बात किया जाए तो अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। खबर चंबोली जिले में हुई आपदा को लेकर कुछ चश्मदीद भी सामने आ रही हैं, तो वहीं जिन्होंने उस मंजर को देखा उनकी दहशत अभी भी खत्म नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि इससे पहले उन्होंने इस तरह का जल सैलाब पहले कभी नहीं देखा। बता दें कि रैनी गांव के भी 5 लोग लापता हैं। वहीं मौत के मुंह से बाहर निकली गोदावरी देवी का कहना है कि अचानक आए बवंडर के कारण उनकी सास जल सैलाब में बह गई और उनका बेटा किसी तरह बच गया। तो वहीं उस मासूम के दिल में खौफ का मंजर आज भी घर कर बैठा है। वहीं गोदावरी देवी ने बताया कि नदी की दूसरी ओर काम कर रही महिला भी इस जन सैलाब में बह गई। वहीं प्रत्यक्षदर्शी कलम सिंह राणा का कहना है कि जन सैलाब को देखकर पूरा एकदम घबरा गया और अपने बचाव के लिए ऊंचाई वाले स्थानों पर पहुंच गया। बीते दिन के मंजर को याद करते हुए उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दिल दहला देने वाली घटना थी। अचानक इतना जन सैलाब देखकर उन लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आया और वो लोग अपना सामान उठाकर ऊपर जंगल की ओर भाग गए। तो वहीं पूरी रात उन्हें भूखे प्यासे गुजारनी पड़ी। हमको कोई भी राहत और मिलने तक कोई भी नहीं आया। कल से हम जंगलों में पूरे गांव वाले रह के रात गुजर कर रहे हैं। तो कुछ भी राहत सामग्री प्रशासन की तरफ तो यहाँ पहुँचाई नहीं गई अभी तक? प्रशासन से अभी तक हमको कुछ भी कोई प्रशासन का कोई भी यहाँ पर नहीं पहुँचा। हम खेत जाते थे सासुर में नीचे और वहाँ आवाज़ जैसा मैं देखने आई ऊपर। मैंने कहा पता नहीं क्या हो रही। फिर भी एक लड़का था, मैं उसको देखने आई। मैंने कहा वहाँ से बादल फट के आ गए। उसको देखा, वो भी नहीं मिला मेरे को। फिर मैं नीचे सास थी, मैंने कहा सास इधर भाग, वहाँ से पहाड़ टूट गया। सासू ने बोला कहाँ से आ गया? मैंने कहा ऊपर से आ गया। फिर उनके इधर मुड़ने तक सारा आ गए उनके सिर में। इस पे तो ये हम जो सोच भी नहीं सकते ऐसा दृश्य था। और अभी भी हमको मतलब जैसे उसको कल्पना कर सकते हैं तो उस पर अभी भी इसका असर हम पे है। जब देखा हमने कि हल्का सा धुआं उठ रहा है उस तो जैसा देखा तो लगा कि ये बादल छा रहे हैं शायद। तो अचानक कि ये मिनटों का टाइम भी नहीं लगा इस पर। और जब बवंडर आया तो हम ये मान के चलो आपकी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। ऐसा अफरा तफरी मचने लगी कि हमें तो ये लगा कि हमारा गांव पूरा बह चुका है और हम लोग शायद ही जिंदा रहेंगे। इस पे तो ये हम ऐसा है कि यहाँ पर आए थे, हमारे विधायक जी आए हैं और दूसरे लोग नेता भी आए हैं। थोड़ी बहुत जैसे पानी की बोतलें हैं ये वगैरह बढ़ती है, लेकिन जो हम चाहते थे उस चीज़ में थोड़ा हम बोले भी कि साहब ये करना चाहिए। इन लोगों ने हमको उसमें थोड़ा टाल जैसा दिया। टालने का मतलब मेरा ये है कि हम विस्थापन के बारे में कहना चाह रहे थे। कहा हमने अगर ये ऐसा होता रहे, 71 में भी हुआ ही है, 71 में भी हमने यहाँ से कहा था कि आप हमको विस्थापन दीजिए। और आज तो आप लोगों ने बहुत तरह से देखा कि गांव के नीचे सभी कट चुका है। अगर एक वर्षा यहाँ पर अगर 24 घंटे लगातार होती तो गाँव बचने का कोई वो नहीं। मेरा आप लोगों से सभी से अनुरोध है कि आप भी जहाँ बोलें थोड़ा गांव के बारे में सोचें और उसका भला करने की कोशिश करें। भाई मेरा छोटा भाई था रणजीत राणा, और उधर कंपनी में काम करता था। उसको डेड बॉडी नहीं मिले हमको, लेकिन हमको बहुत परेशानी हुई और सवारियाँ हमारे आँखों में, लेकिन ज़्यादा। देहरादून से खबर, जहां पर कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। डीएम आशीष श्रीवास्तव ने लगवाई वैक्सीन। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचकर वैक्सीन लगवाई। डीएम ने वैक्सीनेशन की प्रक्रिया और व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। दूसरे चरण में फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन लगनी है। पुलिस कर्मियों और तहसील के अधिकारियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। डीएम ने वैक्सीन लगवाने के बाद मीडिया कर्मियों से कहा कि वैक्सीन को लेकर किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, टीका जो है वो बिल्कुल सुरक्षित है और मुझे बिल्कुल इस समय कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनका नंबर आता है पहुंच करके टीका लगवाएं। और इसके बाद 28 दिन बाद जो है इसकी दूसरी डोज भी लगाई जाएगी उसको। और जो स्वास्थ्य विभाग है बड़ा प्रोफेशनली आज मैंने देखा काम किया इन लोगों ने, और बहुत इजी है। इवन टीका लगाते समय पता भी नहीं चला कि जो है वैक्सीनेशन कर दिया गया है।
तो ये बहुत अच्छी बात है, सुरक्षित है पूरी तरीके से। और हम सभी लोगों को टीका इसलिए लगवाना चाहिए कि कोई भी एक व्यक्ति भी जो टीकाकरण किया जा रहा है, जो कोविड के अगेंस्ट लड़ाई है, उसमें पीछे न रहे, सब साथ मिल कर के करें। आज फ्रंट लाइन वर्कर का जो है टीकाकरण शुरू किया गया है और मैंने टीका सबसे पहले लगवाया है और इससे मैं सोचता हूं कि जो और फ्रंट लाइन वर्कर हैं और आगे आएंगे और टीका लगवाएंगे। देखिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।